हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फाइट अ बैच। पिछले लेक्चर में हम माइटोसिस कंप्लीट कर चुके थे। होप सो आपने बहुत अच्छे तरीके से लेक्चर को सुना, लेक्चर को समझा और एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड बहुत अच्छे से समझ ली। आपने कितना अच्छे से माइटोसिस को समझा है, आज कुछ क्वेश्चंस करके हम उसे चेक करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंटरफेस। इनमें से कौन सा इंटरफेस का फीचर नहीं है? ए ऑप्शन, सेल प्रिपेयर फॉर सेल डिवीजन। सही है ना, ये तो फीचर है। सेल डिवीजन की तैयारी इंटरफेस में ही करती है। पीरियड ऑफ इंटेंस सिंथेसिस एंड ग्रोथ, बिल्कुल सही बात है। तैयारी करना मतलब क्या है? ग्रोथ होगी, सेल ऑर्गेनिज्म बनेंगे, इसेंशियल रिक्वायर्ड चीजों का सिंथेसिस होगा, तो बी भी सही है। हेरिडिटरी मटेरियल प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ डिस्टिंक्ट क्रोमोसोम्स, नहीं, क्यों? क्रोमोसोम कब बनेंगे? अरे क्रोमोसोम बनेंगे डिवाइडिंग फेज में, जहां इंटरफेस की बात हो रही है, तो ये इंटरफेस का फीचर नहीं है। डी ऑप्शन और देख ले। सेल्स स्पेंड मोर देन 95% ऑफ टोटल ड्यूरेशन इन दिस फेज। हमने बात करी है 95% ऑफ ड्यूरेशन इज टेकन बाय इंटरफेस, 5% बाय एम फेज। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। हमें क्या चुनना है? जो इंटरफेस से रिलेटेड नहीं है। दैट मीन्स आंसर होगा हमारा सी। सेकेंड क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स करेक्टली विथ रिस्पेक्ट टू सेल साइकिल इवेंट एंड देयर फंक्शंस। अब यहाँ पर देख लें हम जीवन फेज। जीवन में हमने बात करी थी, याद करो वो स्लाइड जिसमें मैंने खुद लिखा था इसमें जीवन एस और जी2 में क्या क्या होता है, तो रिकॉल कर लें। जीवन में क्या होगा? जीवन फेज में होगा सेल की ग्रोथ, आरएनए फॉर्मेशन, एंजाइम सिंथेसिस। क्यों? बिकॉज इसी के बाद होना है एस फेज, डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए एंजाइम लगेंगे जो बनेंगे कहां पर? जीवन फेज में। ठीक है, फिर हमने देखा था एस फेज में क्या हो रहा है? डीएनए रेप्लिकेशन। जी2 फेज में क्या होता है? आरएनए फॉर्मेशन, प्रोटीन सिंथेसिस। इसके अलावा मैंने आपको लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का डिवीजन भी होता है। तो जहां देख लें, इतनी इंफॉर्मेशन से आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा। जीवन फेज, जीवन फेज में आपको दिखाई दे रहा है सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन वाले दो दिख रहे हैं तुमको। जी नॉट क्विंसेंट फेज हमने बात करी थी, जी नॉट फोर्थ। अब ये सिर्फ ये दो दिख रहे हैं, है ना? मतलब ए का सेकेंड और जी नॉट का फोर्थ, मतलब बी का फोर्थ। ठीक है, जी2 और चेक कर लेते हैं। जी2 में माइटोकॉन्ड्रिया का स्प्लिटिंग, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया बाइनरी फिजन से डिवाइड होके डबल हो गया, क्लोरोप्लास्ट का नंबर भी बढ़ गया। एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन, एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। आई बात समझ में? तो ऐसे क्वेश्चंस आपके बहुत आ सकते हैं सेल डिवीजन से, मैच द कॉलम की फॉर्म में। नेक्स्ट, ड्यूरिंग एस फेज ऑफ सेल साइकिल रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ऑकर्स। हाँ बिल्कुल सही है। सिंथेसिस ऑफ टिब्यूलिन प्रोटीन, नहीं, बताया है मैंने आपको, टिब्यूलिन होता है सिंथेसाइज कौन सी फेज में? जी2 फेज में। ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस, क्यों? अभी तो मैम आप बता रहे थे कि आरएनए सिंथेसिस और ट्रांसलेशन ये होता है, जीवन में भी बताते हैं और जी2 में भी बताते हैं, तो एस में गलत होगा। याद करो, हिस्टोन प्रोटीन का फॉर्मेशन बताया है, मतलब हिस्टोन की बात करें तो हिस्टोन बनाने के लिए ट्रांसलेशन होगा, तो ये भी सही है। ऐसा कोई ऑप्शन ए एंड सी, आंसर होगा आपका डी। जल्दबाजी में बहुत से बच्चे यहाँ पर कर देंगे रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस, पर याद रखें हिस्टोन प्रोटीन बनता है एस फेज में। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द सेल साइकिल। इनकरेक्ट पता लगानी है। ग्रोथ ऑफ सेल ऑकर्स इन ऑल फेजेस ऑफ अ सेल साइकिल। एक सेल की ग्रोथ होती है सारे फेजेस में, सेल साइकिल के सारे फेजेस में। सही बात है, आपको इनकरेक्ट ढूंढना है। हाँ, इंटरफेज इज अ फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज। अच्छा, जब हम ऐसा सर्कल बनाए थे उसमें सबसे बड़े वाले जो फेजेस थे, ये क्या था? इंटरफेज। यहां पर था एम फेज। अब ये बोल रहा है इंटरफेज इज अ फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेजेस। बिल्कुल बोल सकते हो। ये यहां से एम फेज स्टार्ट हुआ, खत्म हुआ, फिर इंटरफेज आया, फिर उसके बाद वापस क्या चालू हुआ? एम फेज। इसका मतलब कि इंटरफेज इज अ फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेजेस। बिल्कुल सही है। इंटरफेज पीरियड डिफर्स फ्रॉम सेल टू सेल। हाँ, सेल टू सेल वेरी करता है, एनसीईआरटी की लाइन है,
ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म और सेल टू सेल इंटरफेस वेरी करेगा। क्यों वेरी करता है? बिकॉज जीवन का ड्यूरेशन, जीवन फेज वेरी करेगा। तो ये स्टेटमेंट सही है। टाइम पीरियड ऑफ जीवन फेज इज कांस्टेंट, नहीं, यही तो गलत है। कांस्टेंट नहीं होता है, कांस्टेंट नहीं होता है, जीवन वेरी करता है, तभी तो इंटरफेस वेरी करता है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगी आपकी डी। ठीक, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस का सिग्निफिकेंस जो लास्ट टॉपिक था कल का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सिग्निफिकेंस? हेल्प्स इन ग्रोथ, बिल्कुल सही है। हेल्प्स इन रिस्टोरिंग, हाँ, N/C की बात करी थी हमने। ब्रिंग्स आउट वेरिएशन, कैसे? कोई वेरिएशन नहीं आ रहा, यहाँ थोड़ी क्रॉसिंग ओवर होता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ये तो अब हम आज पढ़ने वाले हैं मियोसिस में, तो ये गलत है। डी और देख ले, हेल्प्स इन हीलिंग, हाँ, रिपेयर रीजनरेशन करता है। सो कौन सा फीचर सिग्निफिकेंस माइटोसिस का नहीं है? तो हो जाएगा आपका सी। तो अगर आपके ये सारे क्वेश्चन सही है, दैट मीन्स आपने माइटोसिस का कंटेंट बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ लिया है। मियोसिस, अब देखिए, ये ऐसा डिवीजन है जिसमें आपको कुछ चीजों के बारे में ध्यान रखना है। सबसे पहले, ये किसमें होगा? ओनली इन डिप्लॉइड सेल्स। किसमें होगा? सिर्फ डिप्लॉइड सेल्स में। क्यों? हैप्लॉइड में क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर आधा होगा, ये रिडक्शनल डिवीजन है। क्रोमोसोम नंबर हाफ होगा। क्या इसमें वेरिएशंस आएंगे? बिल्कुल आएंगे, क्योंकि इसका फीचर है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, और अगर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा, दैट मीन्स अगर क्रॉसिंग ओवर होगी तो आपको वेरिएशन आएंगे। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आते हैं वेरिएशन, वो किसके कारण आते हैं? दिस इज ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर इन मियोसिस। अब उसको डिटेल में हमको देखना है, ठीक है? तो ये चीजें ध्यान में रखना है कि मियोसिस में ये सारी चीजें होती हैं भैया स्पीशीज मेंटेन करने के लिए। ह्यूमंस के प्रोजेनी ह्यूमंस ही हो, कुछ और ना हो। ये कौन मेंटेन करता है? मियोसिस, ठीक है? तो स्पीशीज को कांस्टेंट मेंटेन रखता है ये डिवीजन। किस तरीके से रखता है हम देखेंगे आगे। प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूड्स फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स। हाँ, हम बात करते हैं मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के फ्यूजन से जाइगोट बना, और एक जाइगोट में डिवीजन होते हैं और फिर पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। यहाँ पर ईच विथ अ कंप्लीट हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, मतलब जो गैमीट्स फ्यूज होते हैं उन गैमीट्स में क्रोमोसोम्स कैसे रहते हैं आपको याद रखना है। गैमीट्स कैसे हैं? गैमीट्स हैप्लॉइड है, और ये गैमीट जब फ्यूज होंगे तब एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनता है। क्लियर है? यहां पर देखें, गैमीट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल। गैमीट्स जिनसे बने हैं वो सेल्स डिप्लॉइड थी। दिस स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल्स डिवीजन दैट रिड्यूसेस द क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ results in the production of haploid daughter cells. This kind of division is called meiosis. Meiosis ensures the production of haploid phase. Meiosis ये ध्यान में रखता है कि हैप्लॉइड फेज ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल में बने। क्यों? क्योंकि स्पीशीज को कांस्टेंट मेंटेन रखना है, क्रोमोसोम नंबर आपको कांस्टेंट रखना है। वो कैसे होगा? Meiosis ensures the production of haploid phase in the life cycle of sexually reproducing organism, whereas fertilization restore the diploid phase. मतलब meiosis ने हाफ किया किसको? क्रोमोसोम नंबर को, और फर्टिलाइजेशन ने क्या किया? फर्टिलाइजेशन ने उसको फिर से रिस्टोर कर दिया। नाउ वी कम अक्रॉस meiosis ड्यूरिंग गैमीटोजेनेसिस, बिल्कुल बात करी थी हमने। जब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में स्पर्मेटोजेनेसिस देखेंगे, oogenesis देखेंगे, प्लांट रिप्रोडक्शन में जब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ते हैं, तब हम मियोसिस की बात करते हैं। In plants and animals, this lead to formation of haploid gametes. The key features
ऑफ द मियोसिस। मियोसिस का की स्ट्रक्चर्स क्या क्या है देखिए। मियोसिस इन्वॉल्व 2 सीक्वेंशियल साइकिल्स। मियोसिस में 2 सीक्वेंशियल साइकिल चलेगी, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। 2 सीक्वेंशियल साइकिल एक के बाद एक, मतलब मियोसिस 1 और मियोसिस 2 को दोनों को होना साथ में जरूरी है, अदरवाइज आपका मियोसिस कंप्लीट नहीं माना जाएगा। So meiosis involve 2 sequential cycles of nuclear and cell division called meiosis 1 and meiosis 2, but only a single cycle of DNA replication. DNA replication सिर्फ एक बार होगा। Second point, meiosis first is initiated after the parental chromosomes have replicated to produce identical sister chromatids. मतलब ये मियोसिस फर्स्ट का इनिशिएशन कब होगा? जब पेरेंटल क्रोमोसोम रेप्लिकेट हो जाएंगे और आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड्स बन चुके हैं। याद रखना, देखो मैं यहाँ पर फिर से आपको बोल रही हूँ कि एस फेज में होता है जेनेटिक मटेरियल क्रोमैटिन के फॉर्म में, बट क्योंकि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको समझाने के लिए हम यहाँ पर क्रोमैटिड्स, क्रोमोसोम्स जैसे शब्दों का यूज कर रहे हैं। अदरवाइज इंटरफेज में सिर्फ जेनेटिक मटेरियल किस फॉर्म में होगा? क्रोमैटिन के फॉर्म में। ठीक है, नाउ ये याद रखना बेटा, ये स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट में पूछी जा सकती है आफ्टर बिफोर करके। ठीक, मियोसिस इन्वॉल्व्स क्या क्या होगा? पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम एंड रिकॉम्बिनेशन। पेयर क्यों हुए? ताकि रिकॉम्बिनेशन हुआ बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या है ये सब हम देख लें। अब अगर हम एक सेल की बात करते हैं, इस सेल में एक क्रोमोसोम इस तरीके से, ये मान ले हम फादर का एक क्रोमोसोम मदर से आया, इनके शेप साइज आपको सिमिलर दिख रहे हैं। ऐसे क्रोमोसोम जिनके शेप साइज सिमिलर हो, जिनके ऊपर जीन्स सेम कैरेक्टर के लिए हो, इन क्रोमोसोम्स को हम बोलते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। याद रखें। सो होमोलॉगस क्रोमोसोम मतलब क्या होता है? ऐसे क्रोमोसोम, होमोलॉगस शब्द तो एनसीईआरटी ने बोल दिया है, इसलिए हमको समझना पड़ेगा कि ये है क्या, जिसमें ऐसा सेट है, सेट containing one from male and other from फीमेल पार्टनर। मतलब 2 क्रोमोसोम्स, एक फीमेल पार्टनर और एक मेल पार्टनर। कैसे क्रोमोसोम? कोई भी नंबर का क्रोमोसोम किसी के साथ भी आके पेयर बना लेता है क्या? बिल्कुल नहीं। ये वही क्रोमोसोम्स होंगे जिनकी मॉर्फोलॉजी सेम है, मॉर्फोलॉजी, शेप, साइज सेम है, साथ में इनके पास सेम कैरेक्टर के लिए जीन्स है, सेम कैरेक्टर के लिए जीन्स है। तो इन क्रोमोसोम्स को आपने क्या बोल दिया? होमोलॉगस क्रोमोसोम। यहाँ पर ये जो आर्म्स आपको दिख रही हैं, भुजाएं, ये दोनों है सिस्टर क्रोमैटिड, सिस्टर क्रोमैटिड। और अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो ये है नॉन सिस्टर। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की अगर बात करें तो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के पास सिमिलर जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, आइडेंटिकल जेनेटिक इंफॉर्मेशन नहीं है। ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो मिस्टेक के चांसेस बढ़ जाते हैं। हम सोचते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम है तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन आइडेंटिकल। अरे भैया, एक फादर का है, एक मदर का है, आइडेंटिकल कैसे होंगे? हाँ, सिमिलर होंगे। क्यों? बिकॉज दे कैरी जीन्स फॉर सेम कैरेक्टर। ठीक है, तो ये ध्यान रखें होमोलॉगस के बारे में। 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड, मतलब जब मियोसिस कंप्लीट हो जाएगा तो 4 हैप्लॉइड सेल्स बनेंगी। अब शुरू करते हैं मियोसिस फर्स्ट। अब मियोसिस फर्स्ट का अगर हम बात करें तो मियोसिस फर्स्ट एक्चुअल में रिडक्शनल डिवीजन, एक्चुअल में रिडक्शनल डिवीजन मतलब
क्यों? ओवरऑल मियोसिस को भी तो रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं, बट मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड की अगर हम बात करें तो मियोसिस फर्स्ट रिडक्शनल डिवीजन है और मियोसिस सेकंड इज इक्वेशनल डिवीजन। मियोसिस सेकंड में क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है और मियोसिस फर्स्ट में एक्चुअल पेरेंट से डॉटर जाते समय आधा हुआ है। तो मियोसिस फर्स्ट में सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन सी होती है? प्रोफेज फर्स्ट। तो जब हम प्रोफेज फर्स्ट की बात करें तो प्रोफेज फर्स्ट जो है इट इज टिपिकली लॉन्गर एंड मोर कॉम्प्लेक्स, लॉन्गर है और ज्यादा कॉम्प्लेक्स है व्हेन कंपेयर टू प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस की प्रोफेज बहुत सिंपल सी थी, हाँ चीजें होंगी वैसी ही जैसे माइटोसिस में थी पर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। इट हैज बीन फर्दर सब डिवाइडेड इनटू कौन सी फेजेस में? लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। याद रखेंगे 5 स्टेप्स, 5 स्टेप्स याद रखने का तरीका। लता जरा पानी दे दे, ठीक है। सो लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ठीक है। सो ये 5 स्टेप्स है, इसी सीक्वेंस में होती है, हमें याद रखना है। अब इन 5 स्टेप्स में क्या क्या होगा ये हम देख लें। ड्यूरिंग लैप्टोटीन स्टेज क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। देखो धीरे धीरे, ये पहली स्टेप है जहां पर क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली, धीरे धीरे, हाँ ग्रेजुअली, एकदम से नहीं कि कुछ मैजिक हो गया और एकदम से क्रोमोसोम प्रकट हो गए, धीरे धीरे विजिबल होते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि प्रोफेज का फीचर आप जानते हो कि प्रोफेज खत्म होते होते आपको क्रोमोसोम्स विजिबल हो जाते हैं, क्रोमैटिन कंप्लीटली कंडेंस हो चुका था क्रोमोसोम में। अब यहाँ पर ये जो 5 स्टेप्स हमने बताई है उसमें मिड ऑफ द स्टेप में ही आपको क्लियरली डिस्टिंक्ट क्रोमोसोम दिखाई देंगे। तो अपन यहाँ पर एक डायग्राम बना ले बेटा। फर्स्ट स्टेप लैप्टोटीन, ठीक, यहाँ पर हम एक सेल बनाए, उसमें एक न्यूक्लियस बनाया है ना, न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन रहेगा, ठीक। इधर क्रोमोसोम देखना, सेम कलर से जो मैं बनाऊंगी ना वो आप होमोलोगस कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर हमने ऐसे ये एक होमोलोगस पेयर से शुरुआत करी और ये थोड़ा सा छोटा बना दिया, है ना, ये दूसरा होमोलोगस पेयर है। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है एक बड़ा और एक छोटा, इस तरीके से आप डिस्टिंक्ट देख सकते हैं। यहां पर धीरे धीरे कंडेंसेशन चालू हो जाता है, कंडेंसेशन जगह जगह पे, एकदम थोड़ी क्रोमोसोम बनेगा। और देखो ये एक साइड से न्यूक्लियस से अटैच्ड है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच्ड है, ये देखो। तो ये कुछ ऐसा दिखता है मानो बुके की तरह। बुके नहीं दिख रहा, नहीं भी दिखे तो आपको देखना है क्योंकि ये इसका फीचर है, बुके स्टेज, क्लियर है। तो इस स्टेज का फीचर है बुके स्टेज। यहां पर क्रोमैटिन कंडेंस होने लगा है और साथ में न्यूक्लियर एनवलप से बाइंडेड है। ये जो है दिस इज योर न्यूक्लियर एनवलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। नेक्स्ट देख लें। द कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम कंटिन्यूज थ्रू आउट द लैप्टोटीन। पूरी लैप्टोटीन में क्रोमोसोम कॉम्पैक्ट होते हैं। दिस इज फॉलोड बाय द सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज होगी जहां पर जाइगोटीन में कॉम्प्लेक्स बनेंगे। कैसे कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे? जो इन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में है। ड्यूरिंग दिस स्टेज क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर और ये एसोसिएटेड साइनेप्सिस के, साइनेप्स मत ले लेना, साइनेप्सिस जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स और ऑफनली कंफ्यूज्ड वर्ड है विथ synapses. Synapses is pairing of chromosomes, homologous chromosomes in zygote
साइनेप्सिस नर्व न्यूरॉन्स का जंक्शन। ठीक है, तो ध्यान रखें यहाँ पर। सच पेयर्ड क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप graph stage indicate that chromosome synapses is accompanied by the formation of synaptonymal complex। ये कुछ complexes हैं जो बनते हैं किसमें, जाइगोटीन स्टेज में। तो यहाँ हम इसका डायग्राम देख लें। सिर्फ अगर न्यूक्लियस की बातें हुई तो इस न्यूक्लियस में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं क्रोमोसोम्स साथ में आ गए हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक, है ना। इनमें से एक फादर से, एक मदर से, एक फादर से, एक मदर से। तो ये जो है दिस इज पेयर। किसका पेयर है? पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। कलर सेम मैंने बताया है आपको बताने के लिए कि ये होमोलोगस पेयर है। ठीक है, इनके बीच में बनने लगते हैं साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, इनके बीच में क्या बन गया? साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्सेस। इतना बताया है आपको। तो जाइगोटीन का फीचर है साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। अब द कॉम्प्लेक्स formed by a pair of synapsed homologous chromosomes is called bivalent। देखो यहाँ पिछला स्लाइड में आपको ये जो दिखाई दे रहे हैं ये है बाइवेलेंट। क्या है? बाइवेलेंट। बाइवेलेंट कैसे काउंट कर रहे हो? देखो ये बाइवेलेंट है ना। सेंट्रोमियस काउंट कर रहे हो आप तो बाइवेलेंट। यहाँ पर इनके आर्म्स आपको दिख रहे हैं और ये आर्म्स एक क्रोमोसोम में कितने आर्म्स दिख रहे हैं? क्रोमैटिड दिख रहे हैं 2। तो एक बाइवेलेंट, ये होमोलोगस को क्या बोलते हैं? 1 बाइवेलेंट। तो एक बाइवेलेंट में कितने आर्म्स आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं? 4। तो आप बोल सकते हो 1 बाइवेलेंट इक्वल्स टू 4 आर्म्स। तो आप इसको बोल सकते हो टेट्राड। एक बाइवेलेंट या फिर टेट्राड। अब नंबर ऑफ बाइवेलेंट्स और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के बीच में कोई रिलेशन है क्या? जी हाँ, यहाँ पर आपको पेयरिंग दिख रहा है तो नंबर ऑफ बाइवेलेंट, देखो ये एक बाइवेलेंट है ये पूरा, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये दूसरा बाइवेलेंट है। दोनों को पेयर को लेना है ना। तो यहाँ बेटा नंबर ऑफ, फॉर्मूला याद रखें, नंबर ऑफ बाइवेलेंट और होमोलॉगस पेयर equals to half the number of chromosomes। आई बात समझ में? टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ पर कितने दिखाई दे रहे हैं आपको? 4। नंबर ऑफ बाइवेलेंट कितने हैं यहाँ पर? 1 बाइवेलेंट और 2 बाइवेलेंट। मतलब नंबर ऑफ बाइवेलेंट या होमोलोगस पेयर इक्वल्स टू हाफ ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ये फॉर्मूला याद रखें। आगे बढ़ जाएं। The complex formed by a pair of synapsed homologous chromosome is called bivalent tetrad। हमने ये शब्द पढ़ लिए bivalent और tetrad। However, these stages are more clearly visible in the next stage। अगर पूछा जाए कि आपका bivalent clearly visible किसमें है? क्लियरली विजिबल, तो आपका आंसर होगा पेक्काइटिन। बोल रही है ना एनसीईआरटी कि नेक्स्ट स्टेज में ये ज्यादा क्लियरली विजिबल है। द फर्स्ट 2 स्टेजेस ऑफ प्रोफेस फर्स्ट आर रिलेटिवली शॉर्ट लिव्ड। मतलब ये समझ में आ गया कि बड़ी फेज कौन सी है? पैकेटीन। प्रोफेस फर्स्ट में से भी ये कैसी है? लॉन्गेस्ट, पैकेटीन। क्लियर है? ड्यूरिंग दिस स्टेज the 4 chromatids of each bivalent becomes clearly distinct। बहुत अच्छे से आप उसे देख सकते हो। This stage is characterized by recombination nodules। मतलब अब ये समझ में आ गया
कि रिकॉम्बिनेशन होने वाला है, इसलिए जगह जगह पर रिकॉम्बिनेशन साइट्स बन गई जहां पर होगा क्रॉसिंग ओवर। देख लो यहाँ क्रॉसिंग ओवर कैसे, फॉर एग्जाम्पल ये इस तरीके से, ठीक, यहाँ पर कुछ पार्ट में जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है, जरूरी नहीं है एक ही जगह हो, डिपेंड करता है कितने नोड्यूल्स बने। ठीक, वैसे ही जो हम यहाँ पर लेके चले थे, अगर ये वाले भी साथ में बना रहे हैं, ठीक है, तो इसमें भी आपको क्रॉसिंग ओवर दिख रहा है। मतलब आपको सबसे पहली चीज तो बाइवेलेंट क्लियरली दिखाई दिए, दूसरी चीज यहाँ पर बात करी हमने रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स की, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बने। अब नोड्यूल बन गए तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये एंजाइम मीडिएटेड है, ये एंजाइम मीडिएटेड है, मतलब इसमें एक एंजाइम की मदद लगेगी जिसका नाम है, गेस व्हाट, रिकॉम्बिनेज, जिसका नाम है रिकॉम्बिनेज। तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स और एक्सचेंज हो रहा जेनेटिक मटेरियल, एंजाइम मीडिएटेड है, लगेगा यहाँ पर रिकॉम्बिनेज। किसके बीच में एक्सचेंज हो रहा है? सिस्टर क्रोमैटिड। अच्छा, सिस्टर क्रोमैटिड तो ये दोनों थी, इनके बीच में नहीं हो रहा है। एक्सचेंज किसके बीच में हो रहा है? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। देखो ना आप, एक इस क्रोमोसोम की है क्रोमैटिड और एक दूसरे की है, तो मतलब एक्सचेंज किसके बीच में होता है? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ किसके? किसी भी पेयर के? बिल्कुल नहीं, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स में ही तो सेम कैरेक्टर्स के लिए जीन है, किसी भी जीन को किसी से भी एक्सचेंज थोड़ी करा सकते हैं। तो क्रोमोसोम कौन से होना चाहिए एक्सचेंज के लिए? रिक्वायरमेंट होमोलॉगस होना चाहिए। होमोलॉगस में जिन आर्म्स के बीच में जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है वो कौन सा होना चाहिए? वो होंगे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो आगे बढ़ जाए, क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं यहाँ पर कि जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हुआ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के बीच में। क्रॉसिंग ओवर इज एंजाइम मीडिएटेड, अभी हमने बात कर ली है, कौन सा एंजाइम लग रहा है यहाँ पे? रिकॉम्बिनेज। क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, एक्सचेंज हो गए। रिकॉम्बिनेशन between two homologous chromosome is completed by the end of पैकेटीन। मतलब ऐसा नहीं कि चल रहा है बिल्कुल नेक्स्ट स्टेजेस तक भी, कौन सी स्टेज में स्टार्ट हुआ? पैकेटीन में। जेनेटिक मटेरियल का रिकॉम्बिनेशन किस में खत्म हो गया? पैकेटीन में। ठीक है, लीविंग द क्रोमोसोम्स लिंक्ड एट द साइड्स। अब क्रोमोसोम्स जहां क्रॉसओवर हुआ वहां एकदम नहीं हटते, वहां पर एज इट इज बने रहते हैं। और वो होता क्या है देखें, द बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। अब बेटा यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स थे हमारे, इन क्रोमोसोम्स के बीच में जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्सेस थे वो सब जगह से तो हट गए, बट सिर्फ क्रॉस्ड पार्ट्स में रह गए। मतलब ये इधर जो क्रॉसिंग हुआ था यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बचे, बाकी सब तरफ से डिसॉल्व हो गए। ठीक है, तो ऐसे ही हमने क्या बनाया था? ठीक, इसमें भी आपको दिखाई देगा ऐसा एक्स लाइक स्ट्रक्चर, और इसी को हम बोलते हैं चाइज़मेटा। इसी को क्या बोला जाता है? चाइज़मेटा। क्लियर है? तो यहाँ वो बोल रहा है कि टेंडेंसी ऑफ द रिकम्बाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम ऑफ द बाइवेलेंट टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एक्सेप्ट एट द साइड्स। यहाँ पर एक एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बना जिसको आपने चाइज़मेटा बोल दिया। ये डिप्लोटीन स्टेज एक बहुत फेमस स्टेप है जिसमें बहुत सारे oocytes किसके? कुछ वर्टिब्रेट्स के
अरेस्टेड फॉर्म में रहते हैं। आपने ह्यूमंस की भी बात करी थी oogenesis में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, जहां पर प्रोफेज फर्स्ट में अरेस्ट होता है oogenesis, पर वो प्रोफेज फर्स्ट में कौन सी स्टेज में अरेस्ट होता है, तो वो है डिप्लोटियम। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। और एक्स लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। फाइनल स्टेज ऑफ मियोसिस प्रोफेज फर्स्ट इज डाइकाइनेसिस। इसमें क्या होगा, टर्मिनलाइजेशन। टर्मिनलाइजेशन मतलब दूर हटना, सेपरेट होना। ड्यूरिंग दिस फेज द क्रोमोसोम्स आर फुली कंडेंस्ड। क्रोमोसोम्स पूरी तरीके से कंडेंस्ड है और मियोटिक स्पिंडल इज असेंबल्ड टू प्रिपेयर द होमोलॉगस क्रोमोसोम्स फॉर सेपरेशन। अब धीरे धीरे होगा क्या, जो होना था वो हो गया। मतलब अगर हम सेल की बात करें, सेल में न्यूक्लियस की बात करें, तो ये न्यूक्लियस में जगह जगह डिसोल्यूशन हो चुका है, मतलब न्यूक्लियर एनवलप डिसइंटीग्रेट हो चुकी है। इधर अगर हम क्रोमोसोम्स लें, तो वो बेचारे हमारे क्रोमोसोम्स जो जेनेटिक मटेरियल एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर चुके हैं और करके सेपरेट हो चुके हैं, और इसी को हमने क्या बोला, टर्मिनलाइजेशन। ठीक है, तो मतलब अब सिर्फ उनके टिप अटैच थे। ये शो हो रहा है कि आपके क्रॉस्ड पार्ट्स के साथ, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज के साथ वो अब सेपरेट होने लगे। इनके जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो चुके हैं और वो सेपरेशन स्टार्ट कर। ठीक है बेटा, यहाँ पर से अब हमको ये देखना है कि जैसा आपने बोल दिया कि क्रोमोसोम का नंबर आधा होता है, तो क्रोमोसोम नंबर काउंट करके चलेंगे, तब जाके हम उसको रिड्यूस करेंगे, हाफ करेंगे। सो नाउ बाय द एंड ऑफ डाइकाइनेसिस द न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो गया, न्यूक्लियर एनवलप आल्सो ब्रेक्स डाउन, दिखा दी। डाइकाइनेसिस रिप्रेजेंट ट्रांजिशन टू मेटाफेज। क्वेश्चन आ सकता है सेल डिवीजन की या मियोसिस फर्स्ट की कौन सी स्टेज है जो मेटाफेज की तरफ ट्रांजिशन दिखाती है, तो आपका आंसर क्या होगा, डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस एक वो स्टेप है जिसके बाद सीधा फिर क्या आ जाएगा, मेटाफेज। डन, आगे चले। यहां पर आपको दिखाई दे रहा है मेटाफेज। क्यों प्रोफेज वन ने, अरे अभी क्या पढ़ा, अब ये 5 स्टेप जो पढ़ी थी ना, वो प्रोफेज फर्स्ट की ही थी। तो प्रोफेज फर्स्ट खत्म होते होते सारे सेल ऑर्गेनेल्स गायब। आपके बायवेलेंट्स जो थे, अब उनके पास अपने अपने एक्सचेंज जेनेटिक मटेरियल है। अब उनको डिसिप्लिन सिखाना पड़ेगा, मतलब आपको कहीं पर अरेंज करना पड़ेगा, कहीं पर मतलब इक्वेटोरियल प्लेट पे। बायवेलेंट क्रोमोसोम्स अलाइन ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट, माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम द अपोजिट पोल्स क्या बना रहा है, स्पिंडल अटैच टू काइनेटोकोर। ये क्या है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। ये ऑलरेडी अपन माइटोसिस में देख चुके हैं। जिनको इन शब्दों से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है, मेरा पिछला लेक्चर सेल डिवीजन का लेक्चर 1 देख ले, वहां पर मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया है। सो काइनेटोकोर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। पर अब ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर इन क्रोमोसोम्स में ये जो काइनेटोकोर है ये किससे अटैच्ड है, ठीक है, तो ये इसका अटैचमेंट काइनेटोकोर क्या है, किसके ऊपर है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, ये डिस्क शेप्ड है। स्पिंडल अटैच टू इट फ्रॉम वन साइड, ये याद रखें। अब होमोलॉगस क्रोमोसोम अगर हम बना रहे हैं तो इस तरीके से होमोलॉगस क्रोमोसोम बेचारे ना दिख रहे ना तुमको, ये अरेंज्ड है। तो अब अरेंज तो हो गए, पर इनका अरेंजमेंट जो है, ये अरेंजमेंट, इनको ये ध्यान में रखना है कि ये अरेंज होने के बाद किस तरीके से दोनों तरफ से काइनेटोकोर से अटैच्ड है, नहीं, हमने देखा है कि ये सिर्फ एक ही तरफ से, ये डिस्क, ये ऐसा, ये डिस्क,
ये ऐसा, मतलब ये समझ में आ गया कि अब स्प्लिटिंग तो नहीं होगी, ये दो सेपरेट होंगे और ये दूसरा बना देते हो आप। देखो इनका जो अरेंजमेंट रहता है ना, इट डिपेंड्स अपॉन कांग्रेशन मूवमेंट। तो यहाँ पर कौन किसके साथ अरेंज हो रहा है, इसलिए आपको बहुत सारे रिकॉम्बिनेशन मिलते हैं कैरेक्टर्स में। तो यहाँ कौन किसके साथ अरेंज हो रहा है ये नहीं देखना है, बस आप ध्यान में ये रखें कि आपके होमोलोगस पेयर अरेंज हो गए, है ना। अब यहाँ पर इक्वेटोरियल प्लेट कितनी बनी, इक्वेटोरियल प्लेट, मेटाफेजिक प्लेट, अब इक्वेटर तो बीच में होता है, यहाँ पर इक्वेटोरियल प्लेट कितनी बनी, 2। अब एक ही साइड से अगर अटैच्ड है तब होगा क्या, जब नेक्स्ट स्टेज में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये उधर जाएंगे एक साइड पे, एक पोल पे, और ये नीचे वाले दूसरे पोल्स पे, मतलब सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं होगा। ये स्पेसिफिक फीचर है अभी जब हम एनाफेज डिस्कस करेंगे। अभी तो सिर्फ क्या करना है, अरेंज हो गए, प्रोफेज फर्स्ट में क्रोमोसोम बन चुके हैं, मेटाफेज फर्स्ट देख लिया आपने, ये इक्वेटोरियल प्लेट बनी। अब एनाफेज फर्स्ट में आप देख सकते हो कि कॉन्ट्रैक्शन के साथ साथ ये पोल्स की तरफ मूव करेंगे, पोल्स की तरफ मूव करेंगे, ये दिख रहा है एनाफेज। और आपको मूवमेंट वैसा ही दिख रहा है कि सेंट्रोमियर लीड करता है और आर्म्स क्रोमैटिड्स पीछे की तरफ रहते हैं, है ना, ट्रेलिंग बिहाइंड, और फिर ये टीलोफेज फर्स्ट। पर अब इसको हम कंटेंट वाइज भी पढ़ लें। तो नेक्स्ट आ गया आपका एनाफेज फर्स्ट। एनाफेज फर्स्ट में ध्यान रखें, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट while sister chromatids remain associated at their centromeres। ध्यान रखें जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसके स्ट्रक्चर में एक चीज याद रखें, ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम हमने बनाए थे, ये इनके पास अपनी अपनी सिस्टर क्रोमैटिड्स जुड़ी है, सेपरेशन नहीं हुआ है। सेम चीज इधर भी, ठीक है। आपको यहाँ पर दो दो आर्म्स के साथ दिखाई दे रहे हैं, है ना। मूवमेंट कैसा हो रहा है, सेंट्रोमियर टुवर्ड्स द पोल और आर्म्स ट्रेलिंग बिहाइंड। वैसे ही इधर ये आपको दिख रहा है इसका होमोलोगस, ठीक है, साइज वो सेम रहेगा, यहाँ ह्यूमन एरर है वो तो, ठीक, सेम साइज बनाना है इनका भी और इनका भी। तो ये पोल्स की तरफ जा रहे हैं, ये इधर जा रहे हैं, ठीक है। सो एनाफेज याद रखना है हमको, एनाफेज में डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स होगा, सेपरेशन होगा क्रोमोसोम्स का। यहाँ पर लिखा है होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट व्हाइल सिस्टर क्रोमैटिड्स रिमेन एसोसिएटेड, सिस्टर क्रोमैटिड को कोई नुकसान नहीं हुआ, अलग नहीं हुई। अब टीलोफेज फर्स्ट क्या है, वही जैसा प्रोफेज में हुआ था उसका उल्टा हो जाता है। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन and nucleolus reappear, cytokinesis follows and this is called डायाड ऑफ सेल्स। अब अभी जो सेल्स बनेंगी वो कैसी बनेंगी, डायाड, दो सेल्स। देखो यहाँ पर इस डायग्राम में एनाफेज फर्स्ट के बाद टीलोफेज फर्स्ट, डायाड ऑफ सेल्स, दो सेल्स आपको बनती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर अगर अपन देख ले, यहाँ स्टार्ट करा था 2n इक्वल्स टू 4 से, 4 थे टोटल, 2n मतलब डिप्लॉयड है हम, तो एक फादर का एक मदर का। यहाँ पर भी 2n इक्वल्स टू 4 था, यहाँ पर भी आप बात कर सकते हो। अब ये दूर गए पर ये एक पूरी सेल को कंसिडर करो तो 2n इक्वल्स टू 4 ही था। यहाँ पर अब अलग हो गई क्या, सेल्स डॉटर सेल्स बन चुकी हैं। तो इस कंडीशन में आप देख रहे हो यहाँ पर 1 2 2 दिख रहे हैं तुमको, तो यहाँ पर कैसा हो गया कंटेंट, n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 2। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एक मेल से आया हुआ और एक फीमेल से आया हुआ, एक मेल से आया हुआ, एक फीमेल से आया हुआ, ठीक है। तो ये क्रोमोसोम्स, ये दोनों होमोलॉगस है क्या, नहीं, ये होमोलॉगस नहीं है। अरे होमोलॉगस क्रोमोसोम को ही तो सेपरेट करा तुमने एनाफेज में, तो ये होमोलॉगस क्रोमोसोम आपस में नहीं है, वो सेपरेट हो चुके हैं। हाँ, पर इनके पास जो मटेरियल है वो एक्सचेंज हो चुका है।
इसके पास और इसका मटेरियल एक्सचेंज हो चुका है, सेम इसके मटेरियल्स एक्सचेंज हो चुके हैं, तो यहाँ पर n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 2। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। अब क्या करेंगे हम, n बाय 2 कर देंगे क्या? बिल्कुल नहीं करोगे। क्रोमोसोम नंबर आधा 2n इक्वल्स टू 4 से n इक्वल्स टू 2 तो आप ऑलरेडी कर चुके हो। अब इसी को मेंटेन रखना है आपको। गैमीट्स बन रहे हैं ना, ये इनिशिएट कर दिया आपने रिडक्शनल डिवीजन, अब आपको इक्वेशनल करना है। नेक्स्ट, although in many cases the chromosome do undergo some dispersion, they do not reach the extremely extended state of interphase. The stage between two meiotic divisions is called interkinesis. ध्यान में रखें, interkinesis क्या है? दो meiotic division की बीच की स्टेज है जहां पर there is no replication of DNA during interkinesis, और इसके बाद आपको स्टार्ट करना है क्या? मियोसिस सेकेंड। मतलब सिर्फ इंटरकाइनेसिस में एक इवेंट आपको ध्यान रखना है, सेंट्रोजोम का डुप्लीकेशन। यहां पर इंटरकाइनेसिस में सेंट्रोजोम डुप्लीकेट। बाकी डीएनए कंटेंट अगर बात करें तो डीएनए कंटेंट सेम रहता है, उसका डुप्लीकेशन नहीं होगा। नेक्स्ट, मियोसिस सेकेंड। मियोसिस सेकेंड इज इक्वेशनल डिवीजन। क्यों? क्योंकि हम यहां पर देखेंगे जो हमारे क्रोमोसोम थे वो क्रोमोसोम का नंबर एज इट इज मेंटेन रहने वाला है। सो इक्वेशनल डिवीजन है एंड इट इज सिमिलर टू माइटोसिस। मतलब अगर आपने माइटोसिस अच्छे से पढ़ लिया तो आपको मियोसिस सेकेंड तो समझ में आ ही जाना है। प्रोफेज सेकेंड में क्या होगा? मियोसिस सेकेंड इज इनिशिएटेड इमीडिएटली, ऐसा कोई पॉज नहीं आता है। जस्ट जैसे ही साइटोकाइनेसिस हुआ, मतलब मियोसिस फर्स्ट हुआ, मियोसिस फर्स्ट के बाद क्या होगा? साइटोकाइनेसिस। मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुआ, मतलब कैरियोकाइनेसिस हुआ, उसके बाद होगा साइटोकाइनेसिस, और फिर इसके बाद इमीडिएटली स्टार्ट हो जाता है मियोसिस सेकेंड। यहां पर एक स्टेज हमने देखी थी जो थी इंटरकाइनेसिस, बहुत शॉर्ट लिव्ड थी, जिसमें हमने डुप्लीकेट करे थे सेंट्रोसोम्स को। अब मियोसिस सेकेंड में वही सीक्वेंस रहेगा कैरियोकाइनेसिस का, जिसमें सबसे पहला था प्रोफेज सेकेंड। यूजुअली बिफोर द क्रोमोसोम्स हैव फुली इलोंगेटेड। अब फिर से क्या हो जाएंगे? ये कॉन्ट्रास्ट है। कॉन्ट्रास्ट मतलब क्या है? अपोजिट है। इन कॉन्ट्रास्ट टू मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड रिजेंबल्स नॉर्मल माइटोसिस। अभी हमने बात करी थी ना, सिमिलर टू माइटोसिस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर। देखो ना, अभी टीलोफेज में, टीलोफेज फर्स्ट में, क्योंकि टीलोफेज फर्स्ट एंटी प्रोफेज था, यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो गई थी, सेल ऑर्गेनल्स फिर से आ गए थे। बट अब मियोसिस सेकेंड का प्रोफेज सेकेंड ये वही चीजें फिर से दोहराएगा जो प्रोफेज फर्स्ट में हो रही थी। हाँ, ध्यान में रखना है कि यहाँ पर अब जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज या फिर कोई पेयरिंग या लेप्टोटीन जाइगोटीन जैसी कोई भी सब स्टेजेस नहीं होगी। ये बहुत शॉर्ट है एज कंपेयर टू प्रोफेज फर्स्ट। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स बाय द एंड ऑफ प्रोफेज सेकेंड। दी क्रोमोसोम्स अगेन बिकम कॉम्पैक्ट। मतलब अब ये जो क्रोमोसोम्स है जो अभी बीच में इंटरकाइनेसिस के समय इलोंगेट हुए थे, वो फिर से क्या हो गए? कॉम्पैक्ट हो गए। मेटाफेज सेकेंड में आपको ध्यान रखना है, एट दिस स्टेज द क्रोमोसोम्स अलाइन एट द इक्वेटर। मेटाफेज का तो फीचर ही है इक्वेटर पे अलाइन होना। डिसिप्लिन्ड स्टेज है सबसे, जहां पर आप क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी, शेप प्रॉपरली स्टडी कर सकते हैं, नंबर काउंट कर सकते हैं। एंड द माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर्म from the opposite poles of the spindle get attached to the kinetochore। kinetochore से attached हो गए। अब सुनना, ये जो attachment है ना, ये kinetochore का attachment similar है। कैसा? similar to mitotic metaphase। मतलब यहां पर काइनेटोकोर से स्पिंडल दोनों तरफ अटैच्ड होगा, है ना। स्पिंडल अटैच टू काइनेटोकोर
फ्रॉम बोथ दी साइड्स। क्यों ऐसा? बिकॉज यहाँ पर आपको सेंट्रोमियर को स्प्लिट करना है। सेंट्रोमियर स्प्लिट तभी होगा जब दोनों तरफ से आपने स्पिंडल को अटैच करा। अब एनाफेज सेकंड में इट बिगिंस विद द साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर। हाँ, देख लिया हमने कि साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग क्यों हुई, बिकॉज यहाँ पर जो आपका स्पिंडल था वो दोनों तरफ से काइनेटोकोर से जुड़ा था, which was holding the sister chromatids together। तो सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाएगा, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हुए, allowing them to move towards the opposite poles। मूवमेंट उनका कैसा होगा? सिमिलर मूवमेंट है, जैसे सेंट्रोमियर्स हमेशा पोल्स की तरफ डायरेक्टेड रहता है और क्रोमैटिड्स ट्रेलिंग बिहाइंड, आर्म्स ट्रेलिंग बिहाइंड। नेक्स्ट इसका डायग्राम देख ले हम। मियोसिस सेकेंड को हम डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। देखो बेटा, यहाँ पर स्टार्टिंग हमने जब दो सेल्स बनाई थी, डायड ऑफ सेल्स, ये एक ही सेल के अंदर सारी चीजें चल रही हैं अभी, है ना। अब ये साइटोकाइनेसिस से दो सेल्स बन गई थी, यहाँ पर n इक्वल्स टू 2 है, n इक्वल्स टू 2 है। अब ये देखना है कि क्या क्रोमोसोम नंबर अब फर्दर आधा होगा या फिर क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा। तो यहाँ मेटाफेज सेकंड में तो इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज हो जाते हैं। याद रखना है 1 का 2, 2 का 1, मतलब मियोसिस फर्स्ट की मेटाफेज फर्स्ट में 2 मेटाफेजिक प्लेट बनी थी, मेटाफेज सेकंड में 1 मेटाफेजिक प्लेट, पर सेल की बात कर रहे हैं, एक एक, क्योंकि यहाँ कोई होमोलोगस पेयर नहीं है जो अरेंज होगा, ठीक है। यहाँ पर एक एक सिंगल सिंगल इक्वेटोरियल प्लेट है। अब होगा क्या, दोनों तरफ से, क्योंकि काइनेटोकोर मिल रहा है, काइनेटोकोर से दोनों तरफ से स्पिंडल ने अटैच करा था। कहाँ पर स्पिंडल अटैच करता है ना, दोनों तरफ से, तो दोनों तरफ से अगर अटैच करेगा तो वो स्प्लिट करेगा। देखो ना, ये दोनों तरफ से अटैच हो गया तो स्प्लिट होगा सेंट्रोमियर, स्प्लिट हो गया सेंट्रोमियर। तो अब यहाँ पर आपको मूवमेंट वैसे ही दिख रहा है, हेड या फिर सेंट्रोमियर टुवर्ड्स द पोल और आर्म्स ट्रेलिंग बिहाइंड। इंडिविजुअली आप बात करें तो ये पूरा एक सेल बनेगा, ये एक सेल बनेगा, ये एक सेल और ये एक सेल। यहाँ पर आपको क्रोमोसोम नंबर की काउंटिंग देख ले, n इक्वल्स टू 2 है यहाँ पर भी। अब यहाँ पर क्रोमोसोम का काउंटिंग देखो, क्योंकि मैंने बताया था ये मेटाफेज जैसा ही है, तो मेटाफेज के एनाफेज में डबल हो जाता है टेम्पररीली क्रोमोसोम नंबर। तो यहाँ पर देखो 4 दिख रहा है आपको, यहाँ पर भी 4 दिख रहा है, पर जब डॉटर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो आपको फाइनली अल्टीमेटली क्या दिख गया, n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 2, ठीक है। सो ये क्रोमोसोम नंबर यहाँ पर मियोसिस सेकेंड में सेम रहता है, हेंस इट इज नोन एज इक्वेशनल डिवीजन। तो ये कंबाइंडली मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे मियोसिस और माइटोसिस के बीच के डिफरेंसेस, समरी दी ऑफन ओवरलुक्ड पार्ट जो हम हर सेक्शन में डिस्कस कर रहे हैं, और न्यूमेरिकल्स। थैंक यू सो मच।